अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक आज है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आईआर और इसके बाद यूवी और बहुत सारे इसके साथ रिलेटेड चीज़ें थे जो आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज एनएमआर हमने एनएमआर की तरफ चलना है। आज हम सिर्फ बैकग्राउंड बनाएंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे एनएमआर की। ये भी इतना छोटा सा तो नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि दो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर्स में मैं करूँगा, बल्कि हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है एनएमआर से। आपको मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज एनएमआर को जाने कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पढ़ना है एनएमआर क्यों कहते हैं इसको। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो आप लोगों ने ये समझना है कि हमने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन हो जाता है मैटर के साथ। तो इसमें भी तो इंटरेक्शन तो होगा। क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। किस चीज़ का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होगा। किस चीज़ के साथ? मैटर के साथ। तो ये पॉइंट तो क्लियर है, ये तो क्लियर होना चाहिए। ये तो आईआर में भी था, आप लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा था। फिर वहाँ पर अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों को मिल रहा था वहाँ पर वाइब्रेशन। ठीक है, फिर आप लोगों ने, अगर आप लोगों को याद है तो यूवी में आप लोगों ने पता कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रहा था। वहाँ पर भी मैटर के साथ क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ मैटर का इंटरेक्शन हो रहा था। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रहा था। अब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन हो रहा है मैटर के साथ, लेकिन आज कुछ और तरीके से। और वहाँ पर जो हो रहा था आईआर में हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था। ठीक है, फिर वाइब्रेशन के मुख्तलिफ किस्में थे। ठीक है, फिर यूवी में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रहा था। तो एनएमआर में क्या हो रहा है, तो सबसे पहले इन टर्म्स को अपने पहचानना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एनएमआर, इसका मतलब है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये पॉइंट आप लोगों ने आज समझना है कि क्यों इसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसको क्यों कहते हैं। तो चलो, मैंने यहाँ पर लिखा लाइक इलेक्ट्रॉन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर आल्सो स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। आप लोगों को तो ये हमारी इमेजिनेशन है, बल्कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और वहाँ पर स्पिनिंग होता है। अगर आप लोगों को स्पिन क्वांटम नंबर का याद है तो स्पिनिंग करता है। इसी तरह प्रोटॉन भी स्पिनिंग करता है और न्यूट्रॉन भी स्पिनिंग करता है। ओके जी, अच्छा, तो अगर ऐसा है तो ये बताओ क्या, अगर ऐसा है तो ये बताओ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। बिल्कुल, न्यूक्लियस ही में होते हैं। ठीक है, अब जब किसी एटम ऑफ ले या कोई कंपाउंड ले ले, उस कंपाउंड में कोई ऐसा एटम हो, सबसे पहले एटम पर ऑफ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आपके पास कोई एटम है जिसके न्यूक्लियस में ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ प्रोटॉन ऑड होना चाहिए। प्रोटॉन कितना हो? ऑड हो, इवन नहीं। इवन कभी नहीं, मैं बताने वाला क्यों नहीं। न्यूट्रॉन या ऑड हो। अगर कोई एटम है जिसमें प्रोटॉन ऑड है या न्यूट्रॉन ऑड है, ये भी ऑड होना चाहिए। या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जमा कर ले, और ये अगर इसका नंबर ऑड आता है तो ये फिर क्या होता है,
ये NMR एक्टिव होते हैं। ऐसा चीज, ऐसा एटम NMR एक्टिव होगा। आप सोचेंगे कि कैसे NMR एक्टिव होंगे, बताने वाला हो आगे। अभी ज़रा आपने थोड़ा सा तवज्जो देना है, फिर जाके आपको मसला ना, और ये बुनियाद है, आपने बुनियाद को पक्का रखना है, तब जाके NMR का कोई मसला नहीं रहेगा तुम्हें, ठीक है। तो मैंने कहा अगर कोई एटम है या किसी कंपाउंड में कोई ऐसा एटम मौजूद है जिसमें क्या हो, जिसमें प्रोटॉन ऑड नंबर हो या न्यूट्रॉन ऑड नंबर में हो या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ऑड नंबर में हो, तब जाके वो NMR एक्टिव होता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर प्रोटॉन भी ऑड नंबर में नहीं है, न्यूट्रॉन भी ऑड नंबर में नहीं है और दोनों का सम भी ऑड नंबर में नहीं हो, तो ओके जी, फिर वो NMR, वहां पर NMR कुछ नहीं करने वाला है, NMR का कुछ वहां पर नहीं होता है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, spinning around its own axis and thus behave as a tiny magnet। थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन का एटम जिसको आप प्रोटियम कहते हैं, इसका 1 and 1, इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी है 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है। आप कार्बन 13 को देखे, ये ऑफ ले ले, ऑफ नाइट्रोजन 17 मैंने यहाँ पर लिखा, नाइट्रोजन 15 सॉरी, ये ऑफ देके, फ्लोरीन ऑफ देके 9 and 19 ऑफ देके, ज़रा इसका बताने वाला हूँ। अच्छा बताओ, इसमें कितने प्रोटॉन है? इसमें इलेक्ट्रॉन तो 1 है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन इसमें 1 है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन इसमें 0 है। अच्छा बताओ, क्या इसमें प्रोटॉन ऑड है कि नहीं है? न्यूट्रॉन इसमें इवन है, न्यूट्रॉन इसमें इवन है, बल्कि नहीं है लेकिन इवन तो है, इसको इवन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बताओ अब अगर ये ऑड है, दोनों को जमा कर ले तो 0 + 1 तो 1, क्या अभी ऑड है कि नहीं है? फिर भी ऑड है। तो ये जो चीज है ये हमारे पास NMR एक्टिव है। इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जमा किया जाए तो इससे मास बनता है। मास कितने? 13 है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि प्रोटॉन इसमें 6 है, तो न्यूट्रॉन ऑटोमेटिकली इसमें 7 ही होंगे। अभी क्या है? बेशक है, ये तो इवन है, प्रोटॉन तो इवन है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें इवन नहीं है, इसमें ऑड है। तो इसका क्या मतलब हुआ? NMR एक्टिव, दोनों को जमा करें तो 6 + 7 कितना बनता है? 13। तो इसका मतलब है ये तो ऑड नंबर है, फिर भी NMR एक्टिव है। तो ये भी NMR एक्टिव है। इसको देखो जी, इसमें कितना है? इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 7 है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें न्यूट्रॉन 8 है। दोनों को जमा करें तो 7 + 8 = 15। बेशक इसमें न्यूट्रॉन की वजह से ये तो NMR इनएक्टिव है, लेकिन प्रोटॉन की वजह से ये NMR एक्टिव है। जनाब ये MCQs भी पॉसिबल है कि नाइट्रोजन में अगर NMR नाइट्रोजन 15 अगर NMR एक्टिव है तो इट इज ड्यू टू प्रोटॉन नंबर, इट इज ड्यू टू प्रोटॉन, इट इज ड्यू टू न्यूट्रॉन, इट इज ड्यू टू न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दीज। तो ये किस वजह से? ये प्रोटॉन की वजह से है, लेकिन कार्बन 13 में ये न्यूट्रॉन की वजह से। ये MCQs हमने जहन में रखना होगा, ठीक है। इसको देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितने? प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 9 है। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें न्यूट्रॉन 10 है। तो न्यूट्रॉन की वजह से अभी तो ये इनएक्टिव है, लेकिन प्रोटॉन की वजह से एक्टिव है। तो दोनों को जब जमा किया जाए तो ये 9 + 10 = 19। अभी क्या है? NMR एक्टिव है। ओके जी, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आपने ये चीजें देखने हैं जनाब। अब देखो, अब अगर कोई तुम्हें, अब मैं बताऊं, तुम कार्बन 12 को ले लो, कार्बन 6 and 12, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन इसमें 6 है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन भी इसमें 6 है। दोनों को जमा करो तो कितने बनते हैं? 12। तो ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। ये NMR इनएक्टिव है, ये NMR इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, ठीक है।
जितनी भी ऑफ दूसरी ऐसी चीज़ें देखो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम या ऑड नंबर इवन आता है, या इनमें से एक दोनों इवन नंबर में हो, तब जाके वो NMR इनएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर इन दोनों का सम या में ऑड नंबर आता है, दोनों का सम ऑड नंबर में आता है, या प्रोटॉन का तादाद इसमें ऑड नंबर में हो, या न्यूट्रॉन की तादाद ऑड नंबर में हो, तब जाके वो NMR एक्टिव होंगे। ओके जी, क्लियर। तो अगेन से देखो, इसको NMR क्या कहा जाता है। क्या ये चीज जो है, अब याद रखो, सॉरी अगेन से थोड़ा सा मैंने समझाना है। आप इस चीज को अगेन से देखो जनाब, देखो मैं ये बताऊंगा, अभी थोड़ा सा इस चीज को देखें। अगर अब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, चलो एक इसमें यह है कि एक न्यूक्लियन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो उसका स्पिनिंग जो होगा ना, वो एक ही तरफ पर होगा। ठीक है, मैं बताने वाला हूं। थोड़ा सा वो स्पिनिंग क्या करेगा, वो अभी ऑड नंबर में है, तो अभी इनका स्पिनिंग कुछ इस तरह होगा कि तुम्हें मैग्नेट देगा, टाइनी मैग्नेट देगा। लेटर ऑन केसेस में जब मैं करूंगा, आगे जाके मैं करूंगा, तो आपको इसका समझ आएगा। अभी जो है इतना बताता हो कि अभी अगर ऑड नंबर है तो दोनों एक दूसरे को, जो न्यूक्लियन है, एक दूसरे को असर तो जायल कर देगा। या फॉर एग्जांपल आप ये सोचेंगे कि सर अगर किसी में 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो 2 न्यूट्रॉन तो एक्स्ट्रा है, वो क्यों नहीं करते? तो 2 न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे के असर को, स्पिनिंग को कैंसल कर देगा। अभी एक प्रोटॉन ज्यादा है या एक न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो वो असर तो जाहिर नहीं कर सकता है ना, एक है ना, तो असर जाहिर नहीं कर सकता है, तो तब जाके वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसलिए, और ये कहां पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड है। और जब हम, ये कोई एटम है, इसके साथ जब हम ये एक्सटर्नल मैग्नेट लगा देते हैं, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेट लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? वहां पर एक्सटर्नल मैग्नेट, इसका अपना फ्रीक्वेंसी होता है, इस मैग्नेट का अपना फ्रीक्वेंसी होता है। मैं नहीं कहता, ये फिजिक्स कहता है, ये फिजिक्स कहता है। इसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है। ये फ्रीक्वेंसी जब एटम का इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था, उसके फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी जब आपस में मैच होता है, तो रेजोनेंस हो जाता है। इसको फिजिक्स में रेजोनेंस कहते हैं। ये फिजिक्स वाला रेजोनेंस का कहता हूं, केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं, ये फिजिक्स वाला रेजोनेंस है। ठीक है जी। तो क्या हो जाता है? रेजोनेंस हो जाता है। तो मैंने क्या कहा? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जनाब आगे जाना है, थोड़ा सा आपने आगे जाना है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा वास्ता किस किस चीज़ के साथ ज़्यादा पड़ता है? हमारा वास्ता पड़ता है, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को मिटाया था, 1 इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 1, इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होता है? 1 + 0 = 1। ठीक है जनाब, अगर आपको नज़र आता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी चीज़ें होते हैं। फिर कार्बन अगर 12 है तो वो तो NMR इनएक्टिव है, लेकिन अगर 13 है तो हम NMR को अप्लाई वहाँ पर कर सकते हैं। तो किसी कंपाउंड में अगर कार्बन 13 लगा है तो वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर हम प्रोटॉन वाली, तो ऑर्गेनिक में ये 2 केसेस हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपके कोर्स में हमने कितने अप्लाई करना है? हमने सिर्फ ये अप्लाई करना है। मैं कोशिश करूँगा कि
ये वाले भी करो, ये हमने अप्लाई नहीं करना है। तो ये दो केसेस हमने अप्लाई आगे जाके करना है। तो इसको फिर हम कहते हैं प्रोटॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, आगे जाके कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड प्रोटॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। होता क्यों है, कैसे हो जाता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें मिलने वाला है। और तुमने बुनियाद पढ़ना है, बड़ा मैंने तफसील के साथ, छोटा सा टॉपिक मैंने बड़ी तफसील के साथ आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। आप लोगों ने समझना है, समझने की कोशिश करना है। ये नहीं समझा तो आगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। इसलिए भरपूर कोशिश करो कि आप लोगों को इस चीज़ का समझ आ जाए। जब इस चीज़ का तुम्हें समझ आता है तब जाके कोई मसला नहीं रहेगा। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक देना मत बोलिएगा, क्योंकि इतना जब मैं मेहनत करता हूँ और मुझे लाइक नहीं मिलता है तो मैं परेशान सा हो जाता हूँ, ठीक है। और ये है कि अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी करें और उनसे सब्सक्रिप्शन भी क्या करो। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।